हेलो एवरीवन। बेटा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 27। अभी तक हमने रेजोनेंस से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें वी हैव कवर्ड। मैक्सिमम क्या, हमने सारी चीजें कवर करी हैं। बस हमारे कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, वो हम इसके बाद वी विल कंप्लीट दिस। ओके नाउ, व्हाट इज टुडेज टॉपिक? वी हैव रेजोनेंस एनर्जी टुडे, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अवर लास्ट परमानेंट इफेक्ट, है ना। आज की क्लास में वी गोना डिस्कस दोस टू थिंग्स, है ना। टाइम रहा तो आई विल गिव यू सम होमवर्क। मतलब रेजोनेंस एनर्जी का तो होमवर्क आपको मिलेगा ही मिलेगा आज। पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, जो चलो नाम बता दिया मैंने, जो नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, टाइम बचा तो उसके हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज वी विल जस्ट give you the seed of what hyperconjugation is. Okay, okay, okay. Now, so today's our topic is, that is, let me get a color, that is resonance energy. एक second. Resonance energy. ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेजोनेंस एनर्जी। चल, स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ये क्या चीज। कभी भी किसी भी एंथैल्पी को स्टार्ट करते हैं, मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, दैट इज कि वो क्या है, इट इज एक्सोथर्मिक, है ना। वी टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स एक्सेप्ट, छोड़ो, एक्सपेक्ट ऑफ दैट थिंग, है ना, दैट इज एक्सोथर्मिक होती है ये। और इट इज नेगेटिव साइन इसके पास होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक ना। दिस वन थिंग, एक्सोथर्मिक का मतलब रेजोनेंस करा के एक कंपाउंड अपनी एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एक केमिस्ट्री या कहीं का भी कुदरत का भी थंब रूल है, अगर आपकी एनर्जी कम है तो आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये तो थंब रूल है, ठीक है, ये थंब रूल है। बट नाउ वी हैव अ थिंग हियर, दैट इज resonance energy. Resonance energy does not depend on stability of structure। ठीक है, उसे स्टेबिलिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रेजोनेंस एनर्जी को बेटा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है। वो रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, किसके? स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर तो लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ अभी। ठीक, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड ऐड, देखो, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। बाकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, देखो चलो इससे पहले एक चीज बताता हूँ। हमने रेजोनेंस में पढ़ा है, एक हमारे पास रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, वी हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक रियल स्ट्रक्चर होगा, बाकी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक ना, व्हाट इज द डिफरेंस? द मेजर डिफरेंस इज रियल स्ट्रक्चर हैव रेजोनेंस एनर्जी, हैव पोटेंशियल एनर्जी, इनमें रेजोनेंस एनर्जी नहीं होती है। हैव पोटेंशियल एनर्जी, नॉट हैव, नॉट हैव रेजोनेंस एनर्जी। बेटा ये आरी रॉयल एनफील्ड नहीं है, ठीक है, ये रेजोनेंस एनर्जी है। अगर आप इसे रॉयल एनफील्ड समझ रहे हैं तो आप पागल हो चुके हैं, ठीक है बेटा, आप पागल हो चुके हैं। चल ना, वी गोना लाइक, आगे मैं आपसे बात करूं तो लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट रेजोनेंस एनर्जी रियल इज। फिर उसके बाद हम ग्राफ पे चर्चा करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्राफ पे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले लेट्स जस्ट डिस्कस दिस कि वी हैव रेजोनेंस एनर्जी दैट इज एक्सोथर्मिक, दैट इज
एक्सोथर्मिक। ध्यान दें बात पे, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है। और हमारा जनरल ऑर्गेनिक का एक थंब या केमिस्ट्री का थंब रूल होता है कि एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। ठीक है, सही बात है। बट और सही बात भी क्यों है, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू एक्सोथर्मिक है और स्टेबिलिटी आती है। बट रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तो आरी होती ही नहीं है। आरी किसकी होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज द रियल स्ट्रक्चर की आरी होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एंड नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, तो वी हैव रेजोनेंस एनर्जी की दो डेफिनेशन हमारे पास हैं, और वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए मैं बताता हूँ, देखो। सबसे पहले व्हाट इज दिस, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, इज रेजोनेंस एनर्जी। एक तो ये बात हो गई। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटी डेफिनेशन है, मैंने बोला बेटा इसमें रेजोनेंस की डेफिनेशन भी घुसा दे। एनर्जी रिलीज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड पी पाई सिस्टम, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, है ना। अच्छा। सर और कोई डेफिनेशन, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, सर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैंने बोला मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। तो मैंने बोला बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूला से पहले एक कॉन्सेप्चुअल चीज तेरे दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ। तो रेजोनेंस एनर्जी के लिए दैट इज, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल resonating structure and resonance hybrid and resonance hybrid and resonance hybrid। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, ये दो मेरी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, जो हमने बात करी है ना, कि दैट इज द रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, है ना। रेजोनेंस की वजह से अगर कोई एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है तो वो क्या है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, और दूसरी बात जो हमने कही, दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल आरएस एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। चल, दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी। अगर हम सवाल करने पे आए, वी शुड नो वन थिंग, resonance energy is directly proportional to effectiveness of resonance। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मेरे बच्चे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस। सर इसका क्या मतलब, तो बताता हूँ। इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस, एक बात बताओ, रेजोनेंस तो हर एक कंपाउंड में हो रहा है, रेजोनेंस तो हर एक कंपाउंड में हो रहा है, रेजोनेंस तो हर एक कंपाउंड में हो रहा है, पर किस कंपाउंड में इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है। सर इफेक्टिव रेजोनेंस में क्या क्या आता है, इफेक्टिव रेजोनेंस में क्या क्या आता है, अगर तुम मुझसे पूछो इफेक्टिव रेजोनेंस में क्या क्या आता है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा देखो, जैसे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, है ना। एरोमेटिसिटी, अगर एरोमेटिसिटी जो है वो रेजोनेंस की वजह से आ रही है तो वो इफेक्टिव रेजोनेंस हो। अच्छा, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, और या तो लॉन्ग कंजुगेशन चल रहा है आपका, है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस कंजुगेशन एंड कॉन्टिन्यूस कंजुगेशन, तो वैसी बात है। और एक हो गया आपका कॉन्टिन्यूस कंजुगेशन, इनसे स्टेबिलिटी आती है काफी। ठीक है, इनसे क्या आता है, स्टेबिलिटी आती है काफी। हमने तीन चीजें देखी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, दैट इज एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी है, इक्विवेलेंट आरएस ये है, ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग इज resonance energy is directly proportional to number of resonating structures, directly proportional to the number of resonating structures, है ना। it is directly proportional to the number of resonating structures, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उसके रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। आई होप आप मेरी बात यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ना, इस वाले केस में, इस वाले केस में बताओ आपको क्या करना है।
इस वाले केस में देयर इज वन थिंग, जो एरोमेटिसिटी है उसको आपको प्रायोरिटी देनी है ना, देन यू कैन शिफ्ट टू द इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अच्छा, एरोमेटिसिटी को तभी प्रायोरिटी देना है इफ इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, इफ ड्यू टू रेजोनेंस। सर ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हो आप बेटा, समझाऊंगा आगे। इस बात का यही मतलब है कि जैसे कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, फॉर एग्जांपल बेंजीन है। बेंजीन में तो वैसे भी डिलोकलाइजेशन हो रहा है, बेंजीन में वैसे भी इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं। पर जैसे पाइरोल है, जैसे पाइरोल है, या जैसे ये कंपाउंड है साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन, ये कंपाउंड है जैसे, ये नॉन एरोमेटिक है, पर जैसे ही इसका H निकाल के माइनस बनता है ये एरोमेटिक हो जाता है। क्यों हो रहा है एरोमेटिक? रेजोनेंस के जैसे ऐसे केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और इसके बाद आप नंबर ऑफ आर एस, फाइनली यू कैन चेक नंबर ऑफ आर एस। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट यू शुड चेक एंड यू विल चेक इन द अपकमिंग टाइम। ठीक है, चल। तो ये था आपका रेजोनेंस एनर्जी का कंप्लीट थ्योरी पार्ट फ्रॉम माई साइड, है ना। अगर तुम्हें ऐसे चाहिए कि नहीं 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 हमें तो भैया अच्छी थ्योरी दिखाओ, बेटा ये आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है। स्कूल के एग्जाम में अगर तुम नहीं ऐसा भी लिखते तभी मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे, है ना। बाकी थोड़ा थ्योरी यू कैन सी, बाकी फॉर जेई, फॉर नीट, फॉर कॉम्पिटिशन दिस इज इनफ। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी हमने पढ़ा, एक्सोथर्मिक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस एनर्जी होती ही नहीं है। हाँ सर, ठीक, रियल स्ट्रक्चर की होती है। लेट्स स्टडी द ग्राफ ऑफ इट। ग्राफ, let's see if we have a scale or something. स्केल आ गई है सर, 90। तो एक ग्राफ खींच देता हूँ। ठीक है, चलो हो गया। नाउ दैट इज, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, इट विल बी बिटवीन एनर्जी, द ग्राफ विल बी बिटवीन एनर्जी एंड नथिंग, वी जस्ट वांट टू सी द एनर्जी। ठीक, एंड लेट एग्जांपल हम लेते हैं इस कंपाउंड का। इसका नहीं यार, किसका एग्जांपल हो तुम बताओ। लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट ना बेटा। हाँ, एग्जांपल में लेता हूँ इसका। ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही होगा और एक ही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, है ना। नहीं आ रहा बेटा तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं आ रहा समझ तो, है ना। आपको नहीं आ रहा समझ तो पुराने लेक्चर देखो, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है यार, आनी चाहिए। आनी चाहिए, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से सिखाया मैंने। देखो फिर भी देख लो, लोन पेयर, पीपाई पीपाई, ये यहाँ डोनेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रेजोनेंस सिखाया था, याद करो, पीपाई पीपाई बना के सिखाया था। अच्छा सर, ये न्यूट्रल है। सर अगर आप इसको ए बोलते हो, मैंने बोला हाँ बेटा ये ए, और सर इसे आप बी बोलते हो, मैंने बोला हाँ बेटा ये बी। अच्छा सर, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मैंने बोला हाँ बेटा कर। तो सर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सर तो आप बोलोगे ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने बोला हाँ। सर कोई बच्चा पीछे डाउट पूछ रहा है कि मेरे को नहीं आया, बेटा उसे छोड़, उसे कभी नहीं आएगा, अगर कभी भी नहीं आएगा तो। अच्छा सर, इसके बाद सर क्या आप इनकी रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात कर सकते हो? रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात कर सकते हो? बेटा मैंने बोला जैसे ही तूने ये बात कही है मुझे तेरे को मारने का मन कर रहा है, बिकॉज दे डू नॉट हैव रेजोनेंस एनर्जी, दे डू नॉट हैव रेजोनेंस एनर्जी। सर ये तो मुझे पता है कि नहीं, मैं रेजोनेंस एनर्जी नहीं, पर फिर भी अगर किसी बेवकूफ एग्जामिनर ने सवाल पूछ दिया कि रेजोनेंस एनर्जी बताओ बताओ बताओ, फिर सर फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं बोलूंगा बेटा, ये जो दो चीजें हैं आपके पास, ये जो दो चीजें हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड तो नहीं है, ये जस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इनके पास कोई भी रेजोनेंस एनर्जी नहीं होती। पर अगर फिर भी आपसे सा वाहियात सा सवाल पूछ दिया जाए तो आपको बोलना है रेजोनेंस एनर्जी ए की बराबर बी। ठीक है, इनके पास क्या होगा? इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सर क्यों ना आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बता दो।
क्यों ना आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बता दो। तो मैंने बोला हाँ बेटा बता देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर। सर स्टेबिलिटी ए की ज्यादा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बी की ज्यादा होगी। उसके पास एनर्जी ज्यादा है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम है। अच्छा सर, सर इसका मतलब जो आपने ये स्टेटमेंट लिखा है, ये जो आपने ये स्टेटमेंट लिखा है, क्या ये सर पोटेंशियल एनर्जी के लिए? बिल्कुल सही पकड़ा बेटा, बिल्कुल यहाँ पे आपने क्या कही है, सही बात कही है। फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चल नाउ लेट मी शो यू द ग्राफ, ठीक है। आप खुद बताओगे, चलो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड एक बार बना के देख लेते हैं। एक बार रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको दिखा देता हूं इसको, ठीक है। डबल बॉन्ड ऐसे घूम रही है, एक सेकंड बेटा, डबल बॉन्ड ऐसे घूम रही है, हाँ सर। डेल प्लस, हाँ सर। डेल माइनस, हाँ सर। ओके, ठीक है। और ये सी है ना, ये मैं अभी छोड़ो, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, चुपचाप सी भी छोड़ो, स्टेबिलिटी विलिबिलिटी भाड़ में जाएगी ना। मैं 3 लाइन ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है कौन क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक सेकंड, इससे नहीं करता ना, जो हमारे पास साधन है, लेट्स जस्ट यूज इट। देखो, एक ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। अब देखो, सबसे कम एनर्जी यहाँ है, उससे ज्यादा यहाँ है, उससे ज्यादा यहाँ है, आपको बताना है कौन सा क्या है। सर जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है वो सबसे अनस्टेबल वाला होगा। हाँ बेटा बहुत सही, सही जा रहे हो। सर कुछ ऐसे, सर जिसकी उसके नीचे है वो ये होगा। हाँ सर, क्योंकि सर ये भी है तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही। मैंने बोला हाँ बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड है। अच्छा, उसके बाद सर फिर जो जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो हमारा, सॉरी सॉरी बेटा, ये ऊपर वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो क्या होगा, हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। इस हिसाब से आपको इनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी थी? सिर्फ बी की, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है। उसके बाद क्या आएगा आपका, ए आएगा, और उसके बाद आपका रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा, है ना। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। एनर्जी के बेसिस पे हमने कैसे कैसे ग्राफ बनाया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। एग्जाम में हो सकता है आपको ग्राफ देके पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग अबाउट इट, द स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा, आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई हुई अबाउट रेजोनेंस एनर्जी, और ये आपको ये ग्राफ बिल्कुल यहाँ पे समझ में आया होगा। कुछ आपको समझ में नहीं आता, आप जरूर उसका डाउट पूछ सकते हैं ना। आई विल जस्ट राइट सम क्वेश्चंस फॉर यू, आई विल जस्ट राइट सम क्वेश्चंस फॉर यू टू सॉल्व, है ना। उसके बाद हम देखते हैं टाइम कितना बचा है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करते हैं। सो बेटा ये आपके लाइक रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो आई गेस अराउंड 16 क्वेश्चंस आई हैव गिवन, यस, ठीक है। और बस बाकी सारे तो नॉर्मल है, आपको रेजोनेंस एनर्जी उन कंपाउंड्स की कंपेयर करनी है। बाकी इसमें आपको रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग आपको बतानी है, ठीक है। आई होप इसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 11th वाला बता देता हूँ आपको एक, है ना। एक आपको 11th वाला बता देते हैं, और एक आपको 9th वाला बता देते हैं, ठीक है। बाकी आप सब खुद अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। देखो 11th वाले में जरा गौर फरमाओ। 11th वाले में यू कैन अप्रिशिएट, एक बेंजीन है और एक हमारा ओपन कंपाउंड है ना। इसमें भी 3 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है बेंजीन में, और इस ओपन कंपाउंड में भी 3 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया? सर डिफरेंस ये आ गया कि पी में उन डबल बॉन्ड के रेजोनेंस से एरोमेटिसिटी आ रही है, इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है। क्यू में सिर्फ डिलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस से कोई भी एरोमेटिसिटी वाली चीज, इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाली चीज नहीं आ रही है। ऑब्वियसली बात है, रेजोनेंस एनर्जी सर पी की ज्यादा रिलीज होगी क्यू के मुकाबले। अच्छा, ठीक है। और बताओ 9th वाला देखो, 9th वाला देखो। सर 9th वाले में इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, सर इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और सर अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी कोई भी आरी होती ही नहीं है, और आप बोल सकते हो इनकी आरी पी इक्वल्स टू क्यू,
मतलब रेजोनेंस एनर्जी आप बराबर बोल सकते हो, जबकि इनकी कोई रेजोनेंस एनर्जी होती नहीं है। तो 0 0 भी बोल सकते हो या बराबर बोल दो, इनकी रेजोनेंस एनर्जी बराबर होगी, बिकॉज दे जनरली डू नॉट हैव रेजोनेंस एनर्जी, दे हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है कि P इक्वल्स टू क्यू। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर होता सर, जो ज्यादा स्टेबल है उसकी कम होती, सर क्यू वाले की कम होती पोटेंशियल एनर्जी, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है। और पी वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई है ना। कंटिन्यूस बोलो या एक्सटेंडेड बोलो, इट इज नॉट इक्विवेलेंट, ओके, दैट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ओके। या बाकी ऊपर लेट्स चेक, ओके। नाउ दिस वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, इट इज दैट सर ये नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है, व्हाई इट इज नेगेटिव, व्हाई इट इज नेगेटिव, इसका सिग्निफिकेंस सर अगर आप बताओ। मैंने बोला हाँ बेटा देखो क्या होता है, ड्यू टू, एक सेकंड इसको मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड ब्रेक होती है ना, पाई बॉन्ड ब्रेक्स, डीलोकलाइजेशन के कारण क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होती है। जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना। नहीं 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 सॉरी, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी लगती है, एनर्जी लगी उस बॉन्ड को तोड़ने में, पर जब वो बॉन्ड फिर से बनी कहीं और पे जाके उसमें एनर्जी रिलीज होती है। पाई बॉन्ड ब्रेक्स एंड फॉर्म्स, हेंस एनर्जी रिलीज्ड, हेंस एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, आई होप थोड़ा मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ। जब भी डीलोकलाइजेशन होती है तो पाई बॉन्ड पहले टूटती है, उस तोड़ने के लिए, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, पर फिर जब कहीं और पे पाई बॉन्ड बनती है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। और पाई बॉन्ड के बनने में कम एनर्जी, मतलब सॉरी, पाई बॉन्ड के बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और तोड़ने में कम एनर्जी लगती है। इसी वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास, and that is the reason for this being a negative energy released। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर फॉर दिस। नाउ ये आपके क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग, एक स्टेबिलिटी का सवाल करते हैं या कुछ करते हैं। मैं आपके पास कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ करता हूँ, आपने मेरे को कुछ बताना। ठीक है, लेट्स से मैंने बेंजीन ली, है ना, बहुत समय पहले की बात थी, तब तक इंडक्टिव का रेजोनेंस का बोलबाला था, है ना, इंडक्टिव और रेजोनेंस का बोलबाला था। दो साइंटिस्ट थे, बेकर और नाथन, है ना, बेकर और नाथन दो साइंटिस्ट थे। अच्छा सर, फिर क्या, फिर तो यही, एक सेकेंड ना। अच्छा, बेकर और नाथन दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों, इन चार कंपाउंड को उन्होंने लिया और इन सब की सबके सामने रख दिया इलेक्ट्रोफाइल। इन सब के सामने क्या रख दिया, इलेक्ट्रोफाइल रख दिया। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा बताओ। तो उन्हें क्या पता था, उन्हें पता था इंडक्टिव और उन्हें पता था रेजोनेंस। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि यहां देखिए एक कार्बन दे रहे हैं, यहां मिलके दो कार्बन दे रहे हैं, यहाँ तीन कार्बन दे रहे हैं, यहाँ चार कार्बन दे रहे हैं। तो सर अगर आप इनको नाम दो, पी, क्यू, आर और एस, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो एस में जाना चाहेगा, आर में जाना चाहेगा, क्यू, और लास्ट में पी में जाना चाहेगा। पी में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ इंडक्टिव पता था, उन्हें तो क्या पता था, उन्हें सिर्फ इंडक्टिव पता था। और ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी, है ना, ये क्या थी बेटा, ये एक्सपेक्टेड था कि यही होना चाहिए, है ना। पर अक्सर देखा गया है कि जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अक्सर वैसा आपके साथ होता नहीं है। सर क्या बोल रहे हो आप ये, मैंने बोला हाँ बेटा, ऐसी वाइन के साथ भी जो ऑर्डर आया, दैट वाज पी, क्यू, आर, एस, ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है। सर ये ऑब्जर्व हुआ, सर ये ऑब्जर्व हुआ, ये ऑब्जर्व था,
सर एक्सपेक्टेड उनको ये था क्योंकि उन्हें सिर्फ पता था, क्या पता था, नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ प्लस आई, है ना। नॉलेज ऑफ प्लस आई से उन्होंने बोला एस आर क्यू पी होगा, इलेक्ट्रोफाइल एस आर क्यू पी जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस रिंग के पास ही जाएगा। उन्हें इंडक्टिव पता था, उन्होंने बोला भैया एस में जाना चाहिए क्योंकि उसमें तीन तीन दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर उन्हें क्योंकि नॉलेज ऑफ प्लस आई था बस, ठीक। पर एक चीज सोचने वाली बात है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी आपको पढ़ाया है, दैट इज कि इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कोई डीलोकलाइजेशन तो हो नहीं रहा। अच्छा, फिर उन्होंने बोला ये कैसे हुआ, हाउ, हाउ, है ना, हाउ। और इसी को उन्होंने नाम दिया, जो हम आगे पढ़ेंगे, बेकर नाथन इफेक्ट। उन दोनों ने अपना नाम दे दिया इसको, बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट, इसके और क्या क्या नाम होते हैं, ऑब्वियसली बात है सब बताऊंगा, पर पहले जरा कॉन्सेप्ट समझो। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि, लेट मी टेक अ कंपाउंड फॉर यू, लेट दिस इज अवर कैटायन, एक कैटायन ले रहा हूँ, एक इंटरमीडिएट ले रहा हूँ ये, ठीक है। मैंने बोला भैया इसका आप मेरे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, है ना, इसका मुझे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, ये है, ठीक है, इसका मैं बनाता हूँ आपके लिए कुछ, और एक हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, मतलब है तो तीन तीन, ठीक है। तो ये हमारा वैकेंट पी, और ये क्या है हमारा, ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन का एस ऑर्बिटल होगा, है ना, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल होगा, और सॉरी हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल होगा, और कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, है ना, दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, और इनकी बॉन्ड बनी हुई है ना आपस में, तो कुछ ऐसी दिख रही होगी। ओहो थोड़ा बेटा एक सेकेंड, चलो ये ठीक है। तो इनकी ऐसी बॉन्ड बनी हुई है, इट इज सिग्मा बॉन्ड, है ना, इट इज सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से शिफ्ट होती है, कहां से शिफ्ट होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से शिफ्ट होके आती है इधर, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, ये कार्बन एच की बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होती है, और कुछ एक सेकेंड यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई, और आपका कुछ ऐसा प्लस ऐसा बन गया, ठीक है। और इनको आप वापस से कैसे चेंज कर सकते हो सर, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस H प्लस को दे दो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस H प्लस को दे दो। तो कुछ ऐसा हो रहा था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखूं, आप एग्री जरूर करोगे। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है सर, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एग्री करते हो, हाँ सर। डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या हो रहा है बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, हाँ सर। और सर यहाँ पे H प्लस और जो अल्कीन है उनके बीच में वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब नॉट जस्ट रेजोनेटिंग बट वी विल से इट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। पर सर आप एक चीज देख सकते हो, इस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में एक बार इनकी बॉन्ड टूट रही है, एक बार इनकी बॉन्ड है, एक बार बॉन्ड नहीं है, एक बार बॉन्ड है। तो जहां पे बॉन्ड नहीं है, तो उसे एक्सप्लेन हम करते हैं बोल के कि नो बॉन्ड रेजोनेंस जैसी एक चीज है, दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना? मेरे कहने का क्या मतलब है कि एक स्ट्रक्चर में बॉन्ड है, एक स्ट्रक्चर में बॉन्ड नहीं है, है ना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, इसके साथ एक बार और नोटिस करिए आपने, हम पॉजिटिव के जस्ट बगल वाला कार्बन का हाइड्रोजन उठा रहे हैं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन आर इन्वॉल्व, है ना। अच्छा, एक परमानेंट इफेक्ट है ये कैसा इफेक्ट है,
परमानेंट इफेक्ट है। अच्छा, और स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव है। ठीक है, क्या है ये? स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव है। ठीक है, क्या आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ रहे हैं बेटा? क्या आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? राइट राइट राइट। अच्छा, इसी को इसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब सेम नाम है, इसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, because you can see a conjugation there, but it is different from the resonance वाला, मतलब that is pi bond वाला conjugation। ठीक है। अच्छा सर, और नाम बता दो। एक तो मैंने ऊपर बताया आपको, बेकर नाथन इफेक्ट, एक हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होता है एंचीमेरिक इफेक्ट। एंचीमेरिक इफेक्ट और बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट और एक होता है बेटा नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड। सर, ये आपने ऑर्बिटल लेवल पे तो हमें समझा दिया, ऑर्बिटल लेवल पे समझा दिया। सर मुझे ना आप कुछ और तरीके से अगर आप समझाना चाहो। मैंने बोला हाँ बेटा समझाता हूँ। ध्यान से देखो, ये मैंने नीचे लेके आया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एच ऐसे ऐसे है और यहाँ पे भी एच ऐसे ऐसे है। तो इन एच का आपस में दे फॉर्म अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है आपका? ये है आपका क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, एस वी ऑन लो, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, है ना? सिग्मा बॉन्ड की खासियत सबको पता ही होती है, इट रोटेट्स। सिग्मा बॉन्ड क्या करती है? इट रोटेट्स, मतलब ये बॉन्ड घूम रही होगी, ये बॉन्ड भी घूम रही होगी। अब एक चीज इमेजिन करो, ये बॉन्ड घूम रही होगी तो ये हाइड्रोजन भी ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे, साथ में घूम रहे होंगे, है ना? तो इसका मैं आपको एक कार्टून वाला स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ऐसा ऐसे क्लाउड है जो घूम रहा है, इस वाले कार्बन पे भी ऐसा ऐसा क्लाउड है जो घूम रहा है। ये हमारा वैकेंट पी है ना? तो ऐसे ऐसे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर जा रही है ऐसे ऐसे, और ये स्टेबल हो रहा है, और ये स्टेबल हो रहा है। ये आपके इलेक्ट्रॉन की क्लाउड्स हैं और ये सिग्मा बॉन्ड घूम रही है। और क्या हो रहा होगा देखो, जैसे अभी ऐसा है वैकेंट पी, तो ये वाला हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में ये वाला हाइड्रोजन डोनेट करेगा, थोड़ी देर बाद और उल्टा हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन डोनेट करेगा, फिर और उल्टा हो जाएगा, ये करेगा ये करेगा ये करेगा, ऐसे ऐसे करके हर हाइड्रोजन एक एक बार डोनेट करेगा। क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड है आपकी, ये घूम रही है, तो हर बार उस वैकेंट पी का ओरिएंटेशन किसी ना किसी एक हाइड्रोजन के साथ जरूर आएगा, और वो एक अपना वो हाइड्रोजन उसको अपनी डेंसिटी देके H प्लस के रूप में बाहर आ जाएगा, है ना? और इट विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू इट। इट विल प्रोवाइड व्हाट? इट विल प्रोवाइड बेटा स्टेबिलिटी टू इट। अच्छा, जो ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दीज आर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक सेकंड बेटा, लेट मी गेट अ डिसेंट पेन। चलिए सही लिख लेते हैं, दीज आर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दीज आर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा सर, आपने बोला हर एक हाइड्रोजन एक एक बार जाएगा, हर एक हाइड्रोजन एक एक बार जाएगा, तो सर क्या हम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का हाइब्रिड बना सकते हैं? कैन वी मेक अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर? मैंने बोला हाँ बना सकते हो सर, बना के दिखाओ। मैंने बोला ये लो बेटा हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे बनेगा, एक बात ध्यान में रखना बस। पाई बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ये वाले एच टूट रहे हैं, है ना? तो इसका जो हाइब्रिड होता है कुछ ऐसा दिखता है आपको, ये नॉर्मल, फिर एच प्लस एच प्लस प्लस पूरा नहीं होगा, एच। ठीक है, समझ में आ रही बात? थोड़ा दूर करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब देखो, इनके पास तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड। इन हाइड्रोजन के पास कैसी बॉन्ड है? पार्शियल सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, फिर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, और अगेन पार्शियल
सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा सर प्लस यहाँ पे था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दिए होंगे, यहाँ पे था ऐसे दिए ऐसे दिए ऐसे दिए ऐसे दिए ऐसे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, डेल प्लस, और फिर इन सब पे क्या होगा, डेल प्लस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है एंड आई एम क्लियर विद व्हाट आई सेइंग। एक और बार इसको रिवाइज हम करने वाले हैं, और बस इतना ही मेरे को पढ़ाना था आज, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो गया है इस हिसाब से, मुझे भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाई व्हाट आई थॉट, सो लेट मी जस्ट रिवाइज यू वंस। दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका डेफिनेशन वगैरह जो भी है सब कल पढ़ेंगे, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होता है। अच्छा एक और चीज चलो कल ही बताऊंगा आपको, ठीक है। आप इतना समझ गए, एक और बार रिवाइज करते हैं। मैंने बोला बेकर और नाथन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि इलेक्ट्रोफाइल इन चार रिंग में से किस पे सबसे पहले जाएगा, ठीक है। उनको क्या पता था, इंडक्टिव इफेक्ट पता था, उन्होंने बोला 3 कार्बन का इंडक्टिव लगेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। उन्होंने इसीलिए उनको एक्सपेक्टेड भी था कि एस में सबसे पहले जाएगा। पर ऑब्जर्व क्या हुआ, ये हुआ, ऑब्जर्व ये हुआ, ठीक है। ये क्यों हुआ, सर यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ऐसे, इसीलिए ये हुआ। अच्छा सर ये हुआ इसलिए हुआ, सर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, मैंने बोला जब भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल तुम्हें दिख जाए, उसके अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, अगर मैं तुमसे बोलूं, जो अल्फा कार्बन होना चाहिए मस्ट बी sp3, मस्ट बी sp3, इसको याद रखना, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए बेटा, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 होना चाहिए। तो sp3 कार्बन पे एक H होगा, सर वो H अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट में डालेगा कुछ इस प्रकार से, है ना। वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट में डालेगा, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा और एक H प्लस निकल जाएगा। फिर ये अल्कीन वापस से इस H प्लस को ट्रैप करेगी, ऐसे करते करते ये सिग्मा बॉन्ड घूमती है, तो एक बार ये H देगा, एक बार ये H देगा, फिर एक बार ये H देगा, फिर सर और घूमेगी, उधर उधर की बारी आने लग जाएगी, ठीक है। तो सर ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अच्छा सर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड ये घूमती है, सिग्मा बॉन्ड घूमती है, मैंने आपको बता दिया, अभी बताया। और सर जो ये है ना, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड में, इनमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, देखो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाता है, तो इनकी ये वाली बॉन्ड घूम रही है तो ये भी घूमता है, ऐसे करके कुछ। और सर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देते हैं ऐसे करके, ताकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके उस प्लस को। फिर सर हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखता है। तो आज आपने सिर्फ इतना पढ़ा है, इसे आप अच्छे से एक बार देखना, रिवाइज करना, इसके ये पढ़ना। हम कल लाइक डेफिनेशन वी विल स्टडी, वी विल सी हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ होता है ना। ये सारी चीजें हम देखेंगे, और फिर हम सीखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। और तब आपको इसका रीजन और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, ये आप सवाल कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।